हेलो फ्रेंड्स, मैं एम अदनान ख़ान। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये चैनल स्पेसिफ़िकली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मज़ीद शेयर करें इसको। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमने बायोलॉजी का एफएससी की बायोलॉजी पार्ट 2 का स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 15 कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस। ठीक है, बेसिकली चैप्टर नेम इज होम्योस्टेसिस। हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है होम्योस्टेसिस, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस is the maintenance of an internal environment at a set point या at equilibrium। ठीक है, अगर हम देखें कि अपने हम बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या करना है, एक सेट पॉइंट पे, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, एक नॉर्मल पॉइंट पे रखना है। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। एनवायरनमेंट में भी टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो हमेशा क्या रहता है, एक सेट पॉइंट पे रहता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे बॉडी की टेम्परेचर ही देखें आप, कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो कोर टेम्परेचर होता है हमारा, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इवन हम एनवायरनमेंट में देखते हैं कभी टेम्परेचर 45 पे चला जाता है, कभी 42 पे आ जाता है, कभी 40 पे, 30 पे, लेकिन हमारा जो सेट पॉइंट है टेम्परेचर का वो 37 ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम अपने बॉडी ग्लूकोज लेवल की बात करें, ब्लड ग्लूकोज लेवल की, तो वो हमारे जो है वो 1 ग्राम पर लीटर होता है। अगर लाजमी नहीं है कि हम ये जो है, अगर हम सपोज दैट कि हम फूड ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो 1 ग्राम पर लीटर ही ऑलमोस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है, अगर हमारा बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, हमारा जो है वाटर बैलेंस है, ये इस चीज़ को भी क्या रखता है, वाटर और सल्यूट का बैलेंस है, ये भी हमारा इस होम्योस्टेसिस के टर्म में ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। बेसिकली क्या है, इसकी प्रोटेक्शन है किसकी, इंटरनल एनवायरनमेंट की, फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है किस चीज़ से, फ्लक्चुएशंस मतलब चेंजिंग्स, एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग्स हो रही हैं उनको क्या करना है, उनसे बचाना है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को। The homeostasis keeps the internal fluctuation in a narrow range with various control system compared to wider external fluctuations। अब इसमें होता क्या है कि हमारा होम्योस्टेसिस क्या करती है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो इसने एक नैरो रेंज पे रखना होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर की बात कर लें या कोई भी इंटरनल चेंजिंग है, वो हमारा उसमें बहुत थोड़ी सी चेंजिंग होती हैं, ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो सकती। जब तक होम्योस्टेसिस कंप्लीट रहेगी, जब तक होम्योस्टेसिस है, तब तक हमारी जो लाइफ है वो स्मूथली कंटिन्यूसली चलती है। लेकिन जैसे ही होम्योस्टेसिस में चेंजिंग आना शुरू होती हैं, तब जो है वो हमारी बॉडी जो है, वो जो हमारी लाइफ है वो एंड हो सकती है, डेथ हो सकती है। Most susceptible components of internal environment that may be affected by fluctuations in external environment are water, solutes and temperature। ये कुछ जो चीज़ें हैं, ये हमारी बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वाटर है, सपोज दैट वाटर, अगर हमारे बॉडी में वाटर है, अगर एनवायरनमेंट में वाटर, जिनमें चेंजिंग जो है वो बहुत तेज़ी से आ सकती हैं, सल्यूट में चेंजिंग आ सकती हैं, टेम्परेचर में चेंजिंग आ सकती हैं। अब इन चेंजिंग्स को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में मैकेनिज़्म भी हैं जो कि क्या करते हैं, इन चेंजिंग्स को कंट्रोल करते हैं। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन। बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें वाटर और सोल्यूट्स का जो है वो कंसंट्रेशन को बैलेंस में रखा जाता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। मैकेनिज़्म, द मैकेनिज़्म दैट कंट्रोल वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो वाटर है और सल्यूट का जो है कंसंट्रेशन, उनको एक बैलेंस, एक सेट पॉइंट पे रखा जाता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन।
Next is excretion. Excretion is the mechanism which eliminates nitrogenous waste from our body. ये जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इट वुड बी हार्मफुल. नेक्स्ट थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन क्या है जी? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज इज डिजाइनेटेड एज थर्मोरेगुलेशन. हमारा बॉडी टेम्परेचर को एक नॉर्मल एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सेट करना, इस चीज़ का नाम क्या है? थर्मोरेगुलेशन. यू आर वेल फेमिलियर विद एंजाइम्स बिकॉज एंजाइम्स वर्क ऑन एफिशिएंटली ऑन ऑप्टिमम टेम्परेचर. जो एंजाइम है वो अपना एफिशिएंट वर्किंग जो करते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करते हैं. जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है मतलब या मैक्सिमम की तरफ जाता है या मिनिमम की तरफ जाता है, एंजाइम की एफिशिएंसी जो है वो भी मुतासर होती है और उनकी जो वर्किंग है वो कम हो जाती है. In addition to solutes and water, various essential metabolites and hormones etc. are kept in a required range. अब हमने वाटर और सल्यूट्स की तो बात की कि हमारे बॉडी में जो है हम वाटर और सल्यूट्स का बैलेंस रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं और डिफरेंट मेटाबोलाइट्स हैं उनको भी एक नॉर्मल रेंज में रखा जाता है. इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में अगर हम बात करें हमारा इंट्रा सेलुलर जो है, अगर हम इंटर सेलुलर की बात करें कि हमारी बॉडी का जो बॉडी के अंदर जो है सेल्स हैं डिफरेंट, वो हमारी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ तो वेरी करती है, ठीक है, मतलब हम उसको अपने होम्योस्टेसिस करवाते हैं हर जो है बॉडी के ऑर्गन्स को, लेकिन हर सेल जो है इंट्रा सेलुलर वो भी क्या होता है एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसमें भी होम्योस्टेसिस हो रही होती है. Homeostasis does not mean to keep a fixed internal environment, as changes maintained within a specific range are necessary for normal body function. हमारा होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि हमने बॉडी टेम्परेचर जो है एक सेट पॉइंट पे कर दिया या बॉडी की कोई भी चीज़ है हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को सेट कर दिया तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते. नहीं, इसका मतलब ये है कि जैसे ही एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स होगी तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी में भी कुछ हद तक जो है वो चेंजिंग हो सकती हैं, ठीक है. इसी चीज़ को जो है वो नॉर्मल रखने का नाम क्या है? होम्योस्टेसिस. इसमें अगर हम बात करें तो कंट्रोल सिस्टम की, वेरियस कंट्रोल सिस्टम जो हैं अब हमारी बॉडी में वर्क कर रहे होते हैं. अगर हम वाटर की बात करें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बात करें कि वाटर है, हो सकता है कि कभी ऐसी कंडीशन हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर बहुत ज़्यादा हो, या हो सकता है कि जो एनवायरनमेंट है उसमें वाटर कम हो जाए, मतलब ड्राई कंडीशन आ जाए. तो इस सिस्टम में भी हमारी बॉडी क्या करती है? होम्योस्टेसिस कर रही होती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है. क्यों? अगर तो वाटर ज़्यादा है, ठीक है, बाहर एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा है तो वाटर क्या करेगा? इनसाइड द बॉडी मूव करना शुरू कर देता है, तो बॉडी में क्या होती है? एक फ्लड लाइक कंडीशन आ जाती है जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती है. सेल टर्जिड हो जाता है और इससे जो है वो सेल के बस्ट होने का ख़तरा होता है. और अगर जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में वाटर कम है, डिहाइड्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा कम वाटर है, ठीक है, ड्राउट कंडीशन है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो सकती है. लेकिन इन सारी चीज़ों को क्या रखा जाता है? एक फिर भी सेट पॉइंट पे रखा जाता है ताकि इंटरनल जो है वो एनवायरनमेंट वो मेंटेन रह सके. अब इसमें देखें कंट्रोल सिस्टम फॉर होम्योस्टैटिक रेगुलेशन. अब डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट होम्योस्टैटिक रेगुलेशंस करवाते हैं. तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें लिविंग कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो है वो एग्जैक्टली जो है वो वर्क करता है किसके? फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम पे, ठीक है. जैसे कि इसके देखें कंपोनेंट्स कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर्स है, कंट्रोल सेंटर है एंड इफेक्टर्स हैं. तो इसमें देखें इन फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, देयर इज़ अ सेंसर. सबसे पहले अगर हम चलें फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जी? पहले टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को बात करते हैं कि किस तरह टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है. तो सबसे पहले क्या होगा? इसमें सेंसर होगा, मतलब जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या होगा जी? थर्मामीटर होगा, ठीक है, जो क्या करेगा? जो चेंज है एनवायरनमेंट में वो क्या करेगा? डिटेक्ट करता है और उसके बाद वो किसको प्रोवाइड करता है जी? कंट्रोल सेंटर को, ठीक है. नेक्स्ट है
तो जब कंट्रोल सेंटर को प्रोवाइड करेगा ये सिग्नल्स कि हमारा जो है वो एनवायरनमेंट में या मतलब टेम्परेचर किस तरह से वेरी कर रहा है, या सिग्नल्स जो भी टेम्परेचर के होंगे वो किसको देगा, कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा और जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा किसको, इफेक्टर्स को, ठीक है, कि हमारे जो है किस तरह से इसको फेस करना है, ठीक है। या तो मतलब ही अगर एनवायरनमेंट में बाहर जो है वार्म्थ कंडीशन है तो क्या करेगा, कूलर्स को क्या करता है वो इनिशिएट करवाता है, या अगर बाहर जो है वो कोल्ड कंडीशन है तो अंदर जो है वो फिर जो है हीटर्स को जो है वो रेगुलेट करवाता है। सिमिलर टू इट लिविंग सिस्टम दैट इज देयर इज़ अ सेट पॉइंट इन टेम्परेचर रेगुलेटेड एनिमल। अब इसमें जो होता है इसी तरह जो है अगर हम लिविंग सिस्टम की बात करें, पहले हमने फिजिकल सिस्टम की बात की, अब हम लिविंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो लिविंग सिस्टम में भी क्या होता है, यही कंडीशन होती है, इसी तरह से वर्क होता है। डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर रिस्पॉन्स इज़ अ फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसमें क्या होता है, ये जो जितने भी हमने बात की है कि इफेक्टर्स हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स हैं, कंट्रोल सेंटर है एंड इफेक्टर्स हैं, ये क्या है, एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। देखें इसमें होता ये है कि जैसे ही रिसेप्टर्स जो है वो काम करते हैं, रिसेप्टर्स ने जो है वो चेंज डिटेक्ट किया टेम्परेचर का, उन्होंने सिग्नल दिया किसको, कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने जो है वो इंटरप्रेट किया और उसको जो है कि कूलर को या हीटर्स को जो है वो इनिशिएट करवाया, और वो क्या उसने जो है वो सिग्नल्स किसको देते हैं, इफेक्टर्स को, ठीक है। तो ये क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म। और ये जो हमारी बॉडी का जो फीडबैक मैकेनिज्म है, ये इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि अगर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कूलर्स को जो है वो एक्टिवेट करेगी, और अगर बाहर जो है वो टेम्परेचर कम है, ठीक है, तो वो फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारा जो ये कंट्रोल सिस्टम है वो हीटर्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है। This is all about today's lecture, that is homeostasis. उम्मीद है कि आप सबको जो है होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट जो है समझ आ चुका होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।